वेलकम टू वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर, ट्रेनर, टीचर एहसन खान और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की बोर्ड की एग्जामिनेशंस अब शुरू होने वाले हैं और आप सभी बच्चों की ज्यादातर तैयारियां हो चुकी होंगी, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको देख करके, जिसको समझ करके आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगा इस बार 2024 के 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और एक चीज और, अगर आप अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ जाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं कर सकें। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसके थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि क्लास 10th की साइंस की किताब से बायो के सेक्शन से टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। आओ इसको जरा एक निगाह देखते हैं इस पर हम। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन बेसिकली सांस लेना और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में यूज करने के टोटल प्रक्रिया को, उस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी सिर्फ सांस लेना, यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर होना, यही सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं है। इसमें वो सारी केमिकल प्रोसेसेस भी आती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में होती हैं, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज होना। तो बेसिकली सांस लेना और ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज होना, ये सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन में आता है। अब जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो एक बात आती है कि रेस्पिरेशन कैन अकर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जी हां, यानी रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही रेस्पिरेशन हो। रेस्पिरेशन आपको ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। अब उसको अलग अलग नाम देते हैं हम। अगर रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज हो, उसको हम नाम दे देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो वर्ड है एरो, एरो का मतलब होता है एयर, ठीक है, रिलेटेड टू एयर। तो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन यूज करे, यानी जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उस रेस्पिरेशन को हम नाम क्या देते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल हो, रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम नाम देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। अब यहां हम बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमको समझना जरूरी है, जो हम रेस्पिरेशन में देखेंगे अभी। पहला टर्म जो हम यहां समझेंगे वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड माना जाता है। ये क्या है? इट इज अ सिंपल फूड। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है अपने सेल्स में। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यानी कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम, ये कंबाइन करके आपको ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट फूड which is oxidized in the cells of organisms during respiration। यानी रेस्पिरेशन में जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया जाता है एनर्जी के लिए, उसको हम नाम देते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज, ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज जो यहां पर समझने वाली है वो है पाइरुविक एसिड। इसको हम पाइरुवेट भी कहते हैं। अब ये है क्या? इट इज अ कीटोनिक कार्बोजाइलिक एसिड। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कीटोन और कार्बोजाइलिक एसिड
का मिक्सचर है। इट्स मेन फंक्शन इज टू सप्लाई एनर्जी टू लिविंग सेल्स। अब पायरुविक एसिड बेसिकली एक कीटोनिक कार्बोजाइलिक एसिड है, एक बायोमोलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और काम क्या है इसका? सेल्स को एनर्जी देना। तीसरी चीज यहां पर है लैक्टिक एसिड, जिसको हम लैक्टेट भी कहते हैं। ये एक हाइड्रोक्सी कार्बोजाइलिक एसिड है। ये कीटोनिक कार्बोजाइलिक एसिड, जिसमें आप देख सकते हैं कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, राइट। और ये एक हाइड्रोक्सी कार्बोजाइलिक एसिड है जिसमें एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दो अलग चीजें हैं। ये आपकी बॉडी में दर्द देता है। हम देखेंगे कहां इस्तेमाल होता है या कहां प्रोडक्ट बनता है। ये चीज हम आगे समझेंगे जब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन हम डिटेल में देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये तीन चीज आपको अब समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इन तीन चीजों का इस्तेमाल एरोबिक और एनारोबिक एक्सप्लेन करने में हम करेंगे, ग्लूकोज का, पायरुविक एसिड का और लैक्टिक एसिड का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एक टर्म और यहां पर देखना है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, यानी ऑक्सीडाइज जब होता है ग्लूकोज तो वो बदल जाता है पायरुविक, या बनाता है पायरुविक एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बनना वो साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और इसको होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यानी ग्लूकोज का हर एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का दो मॉलिक्यूल बनाता है पायरुविक एसिड का, ठीक है। अब यहां पे हम जरा डिफरेंसेस की बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यूज करता है ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज नहीं करता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। तो पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज को फाइनली पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडेशन के जरिए। लेकिन एनारोबिक की बात करें तो ग्लूकोज आइदर कन्वर्ट होगा एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, या लैक्टिक एसिड में। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के केस में, और लैक्टिक एसिड एनिमल्स के केस में, ठीक है। प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एरोबिक रेस्पिरेशन में एक कंसिडरेबल यानी एक ऐसा एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है जो हमारे लिए काम आता है। प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम रिलीज होती है, कम प्रोड्यूस होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स, एनारोबिक की भी एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स में ही स्टोर होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये याद रखिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 38 एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स, और हम जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का ओवरऑल 38 यानी 38 एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कीजिएगा अगर, तो एक मॉलिक्यूल सिर्फ 2 एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। ये डिफरेंस है आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब एक नजर हम देखते हैं इनके केमिकल इक्वेशन पे, क्या है इसमें। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए
पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, यानी ये ऐसा रेस्पिरेशन हम देख रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के जरिए 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुवेट का। साइटोप्लाज्म में यह प्रोसेस होता है, याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा ग्लाइकोलाइसिस। अब एरोबिक के केस में जब पायरुवेट बन गया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में अगेन आपको ऑक्सीडेशन होगा और आपको बन के मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। ये वाटर वेपर है बेसिकली, ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है ये। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के जरिए पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं फिर से, और फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर वेपर मिलता है और 38 एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, और हमारा बॉडी जरूरत के टाइम में उसको इस्तेमाल करता रहता है। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम यहां जब बात करें, ये प्लांट के केस की थोड़ा हम बात करते हैं। इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगेन ग्लाइकोलाइसिस के जरिए, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल होता बनाता है। यानी ये जो प्रोसेस है ना आपका, दोनों में सेम रहेगा, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। डिफरेंस आता है इसके बाद, पायरुवेट के बनने के बाद। तो एनारोबिक में तो ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन का एब्सेंस है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम ईस्ट प्लांट की बात करते हैं। प्लांट के केस में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन से हमको क्या मिलता है, एथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमको यहां पर। तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी, सिर्फ 2 एटीपी, एनर्जी कम रिलीज हुई यहां पर। अब ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी लेते हैं, अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं। However, during vigorous physical exercise, when oxygen is used up faster in muscle cells, a shortage of oxygen is created in muscle cells and anaerobic respiration takes place in human muscles. लेकिन जब ह्यूमन मसल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, नॉर्मली एनिमल्स, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात जब करते हैं, वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए ही सांस लेते हैं। उनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए बॉडी में। लेकिन जब बहुत ज्यादा विगरस फिजिकल एक्सरसाइज होता है, मेहनत का काम करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है और हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और तब आपका मसल स्टार्ट कर देता है एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो मसल्स के सेल के साइटोप्लाज्म में होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है हम ये देखते हैं। अगेन ग्लूकोज जो है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के जरिए पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। अब मसल टिश्यू में क्या है ना, ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, पूर्ति नहीं हो रही, क्योंकि बहुत तेजी के साथ यूज हो रहा है ऑक्सीजन। अब इस वजह से हमको 2 मॉलिक्यूल बनता है लैक्टिक एसिड या लैक्टेट का, और सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसी की वजह से हमको मसल में पेन होने लगता है। यही लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होता है मसल्स में, तो हमको मसल क्रैम्प्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो बदन दुखता है, मसल्स में पेन शुरू होता है। बहुत ज्यादा दौड़िएगा तो पैरों में दर्द होने लगेगा। एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी पेन करने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके मसल में लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है। वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है मसल का टिश्यूज, जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी या कमी की वजह से शुरू हो जाता है, और इसी वजह से हमको पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर एनिमल्स की बात करें तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना रेस्पिरेशन शुरू करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा, प्लांट्स के केस में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स के केस में लैक्टिक एसिड, और दोनों ही केसेस में सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होते हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। नाउ लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट एंड दिस causes painful contraction of muscles called cramps। अभी अभी बताया मैंने आपको कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, बाई प्रोडक्ट है, और ये हमारे मसल्स में पेनफुल एक्स, दर्द शुरू कर देता है, जिसको हम मसल क्रैम्प कहते हैं।
इस वर्ड से आप वाकिफ ही होंगे। वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प्स कॉज्ड बाय हेवी एक्सरसाइज बाय टेकिंग ए हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। हम इससे रिलीफ कैसे पा सकते हैं, आराम कैसे मिलता है? या तो आप रेस्ट कर लीजिए, या मसाज ले लीजिए, या हॉट वाटर बाथ ले लीजिए। ठीक है, हॉट वाटर बाथ इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द मसल्स एंड सप्लाई ऑफ oxygen to the muscles increases. This oxygen breaks down lactic acid into CO2 and water. अब कैसे रिलीफ मिलता है? चाहे हॉट वाटर बाथ लीजिए, या आप रेस्ट कीजिए, या आप मसाज लीजिए, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है। वो ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को फिर तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और आपको फिर से एनर्जी मिलती है, आपको रिलीफ महसूस होता है उसके बाद। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हमने किया, तो प्लांट में ये प्रोड्यूस करेगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल्स में प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड, और दोनों ही केसेस में आपको एनर्जी मिलेगी ब्रेक डाउन ऑफ फूड से। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स, और एनारोबिक के केस में 2 एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो हमने देखा कि यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी मिलती है। और इस वीडियो के बाद आपको ये चीज, ये दोनों टॉपिक्स एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन में इससे बहुत हेल्प मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प पहुंचे इस बार के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।